दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें ओले बांट रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ठंडा मशरूब पिया और कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मुहाफिज कमरे के दरवाजे पर तैनात थे। ये उस वक्त की बात है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वसी शहर को फतह किया और कई दिनों की मुसलसल जंग और सफर के मारे सुल्तान और सुल्तान के बहादुर सिपाही थक चुके थे। ये फतह सुल्तान की अहम फतुहात में से एक थी। वसल की फतह सुल्तान की मंजिल की एक अहम सीढ़ी थी। वसल इराक के शुमाल में एक मशहूर शहर है। ये दरिया दजला पर आबाद है और ज्यादातर कर्द लोगों पर मुश्तमिल है। ये तुर्की और शाम से करीब है। सूबा नीनवा का दारुल हुकूमत है। इसके करीबी पुराने नीनवा के खंडर हैं। जंगी खानदान का आगाज यहीं से हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अली बिन सुफियान ने आकर दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, अली बिन सुफियान कमरे के अंदर आ जाओ। अली बिन सुफियान कमरे के अंदर चला गया और बाअदब लहजे में कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम आपको नींद से उठाकर तकलीफ दी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आपसे बात करना जरूरी हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अली बिन सुफियान तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि एक सुल्तान की जिंदगी अपनी रियाया की कर्जदार होती है। अगर सल्तनत के सुल्तान काहिल हो जाएं तो समझो सल्तनत आपकी मेहमान है जो थोड़े वक्त में चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि बरोज़ माइशर में अपने अल्लाह के सामने जवाब ना दे सकूं। फिर अली बिन सुफियान से सुल्तान सलाहुद्दीन ने पूछा, बताओ क्या बात है। अली बिन सुफियान ने सर झुकाए धीमे लहजे में कहा, सुल्तान मुअज्जम एक सिपाही ने आकर खबर दी कि अदालत के दरवाजे पर एक बूढ़ा बुजुर्ग और उसके गाँव के कुछ नौजवानों ने 3 नौजवानों को पकड़ा हुआ है और वो बुजुर्ग बार बार इस बात का इसरार कर रहा है कि सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने पैगाम भेजा कि कल सुल्तान मुअज्जम अदालत में तशरीफ लाएंगे और तुम अपना मुकदमा लेकर आ जाना, लेकिन वो बार बार यही इसरार कर रहा है कि मैं सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी पगड़ी उठाई और सर पर रखते हुए कहा, मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो, तुम भी मेरे साथ चलो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने नैया में तलवार डाली। सर पर पगड़ी पहने सुल्तान सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार हुआ और अली बिन सुफियान के साथ अपनी खुली कचहरी की तरफ चल पड़ा। जब सुल्तान अदालत में पहुंचा तो लोगों का बहुत ज्यादा हजूम था, क्योंकि उस बुजुर्ग ने बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ था और उसके शोर की वजह से इर्द गिर्द के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नशिस्त पर बैठ गया और सुल्तान की बाएं तरफ अली बिन सुफियान जो कि आपका जासूस खास था वो भी बैठ गया। अली बिन सुफियान कहने को जासूस था, लेकिन सुल्तान का सबसे वफादार इंसान था। अली बिन सुफियान हर मुश्किल वक्त में सुल्तान को आने वाली हर मुसीबत के बारे में आगाह करता। वो तजर्बेकार आदमी बड़ी बड़ी जंगों की हिकमत अमली में सुल्तान की मदद करता। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया कि बुजुर्ग को मेरे सामने हाजिर करो। जब बुजुर्ग को हाजिर किया गया तो बुजुर्ग बुरी तरह रो रहा था और खस्ता हाल कपड़े, बाल गुजरे हुए और पैरों में जूती भी नहीं थी। सुल्तान ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी बताओ ये तुम्हारा हाल किसने किया और तुम्हारा मसला क्या है जिसकी वजह से तुमने इतने बड़े हजूम को इकट्ठा कर रखा है। तो बाबा जी रोते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम मेरी एक अकलौती बेटी थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी दुनिया, मेरी दौलत, सब कुछ वही थी। पहले मैं खुद नहर पर जाकर पानी भर कर लाया करता था, लेकिन बदकिस्मती से चंद दिनों से मैं बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से मैं पानी भरने के लिए नहीं जा सकता था। तो मुझे तकलीफ में देखकर मेरी बेटी पानी भरने के लिए नहर पर जाती थी। लेकिन आज दोपहर के वक्त मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत की प्यास लगी तो मैंने अपनी बेटी से पानी मांगा। तो उसने कहा, बाबा जी पानी तो खत्म हो गया है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन अभी जाना नामुनासिब है। तो ये सुनकर मेरी बेटी घड़ा उठाए नहर की तरफ चल पड़ी और इधर उसका मैं इंतजार करता रहा, लेकिन जोर का वक्त हो गया, लेकिन मेरी बेटी वापस न आई। अपने घोड़े पर सवार होकर बड़ी मुश्किलों से नहर के किनारे पहुंचा तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। वहां नहर के किनारे उसका मटका टूटा हुआ था और उन 3 नौजवानों के हाथ में मेरी बेटी का दुपट्टा था। और मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद उसको नहर में धक्का दे दिया और मेरी बेटी डूबकर मर गई और अभी तक उसकी लाश का कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उन 3 नौजवानों से मुखातिब हुआ और कहा, बताओ क्या ये बुजुर्ग सही कह रहा है। तो उन तीनों ने कहा, सुल्तान मुअज्जम हमने इसकी बेटी को कत्ल नहीं किया, इसकी बेटी फिसल कर नहर में गिर गई। सुल्तान ने अपने तरीके से पूरी तरह तफ्तीश की, लेकिन तीनों ने जुर्म का इकरार करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर वहां दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी सोच में मसरूफ हो गया। तमाम दरबारी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ नजरें जमाए बैठे थे कि सुल्तान की हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन सब लोग जानते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कातिल को पकड़ने के लिए कोई नया तरीका निकालेगा, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और उसके साथ थोड़ी देर सरगोशी करने के बाद सुल्तान ने एक सिपाही को हुक्म दिया और कहा, जाओ और 3 मुख्तलिफ हुजम के मटके लाओ। सुल्तान का हुक्म था, फौरन हुक्म की तामीर की गई और 3 मुख्तलिफ हुजम के मटके हाजिर हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उन 3 नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, अगर तुम बता दो कि उस बुजुर्ग की बेटी के पास इन तीनों में से किस हुजम का मटका था तो तुम में से जो भी बता देगा मैं उसको छोड़ दूंगा और बाकी 2 को सजा दे दूंगा। ये सुनते ही 2 नौजवान सोचने लगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बताया तो सुल्तान मुजरिम करार देकर फांसी पर लटका देगा। अभी वो दोनों सोच ही रहे थे कि एक तीसरे नौजवान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम उस हुजम का मटका उस बुजुर्ग की बेटी ने उठाया हुआ था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी जगह से उठा और तलवार उस नौजवान की गर्दन पर रखते हुए कहा,
بے وقوف انسان تم ہی قاتل ہو اور تم ہی نے بزرگ کی بیٹی کو قتل کیا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان نے ابھی تو کہا کہ جو مٹکے کا بتائے گا وہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن اب سلطان اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہے۔ پھر سلطان نے کہا اس کا مطلب صرف تم ہی نے اس بزرگ کی بیٹی کو مٹکا اٹھائے ہوئے دیکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ لڑکی نہر میں گرنے کی آواز آئی، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ اس وجن کا مٹکا لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب تم ہی قاتل ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو نہر میں دھکا دے دیا، لیکن جب باقی دو نوجوان تمہارے پاس آئے تو تم نے کہا کہ یہ پھسل کر نہر میں گر گئی۔ اس نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا سلطان معظم آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا بالکل ہی ہے، اس لیے ان دونوں نے اس مٹکے کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ مٹکا ٹوٹ چکا تھا۔ نہر میں دھکا دیتے وقت اس کا دوپٹہ میرے ہاتھوں میں رہ گیا۔ ابھی یہ چند لمحے گزرے تھے کہ دونوں دوست وہاں سے گزرنے لگے تو ان دونوں کو میں نے چیختے ہوئے کہا جلدی آؤ، ایک لڑکی نہر میں گر گئی ہے، اس کو بچاؤ، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے وہ لڑکی نہر میں ڈوبتے ہوئے کہیں دور چلی گئی اور میں اس لڑکی کو پانی سے نکالنے کا ناٹک کرتا رہا۔ ان دونوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ لڑکی پھسل کر نہر میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا دوپٹہ بھی کنارے پر ہی گر گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا اور ان دونوں نوجوانوں کو باعزت رہا کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین نے اس بزرگ کو انصاف دلایا۔